नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज बात करूंगा 11 दिसंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा चक्रवात मंडोज से बनेगा। मंडोज चक्रवात अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में दिखाई दिया। दूसरा मेघना अहलावत से प्रश्न बनेगा। मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में सामने आई हैं, तो इनके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ COP15 का आयोजन किया गया है, कहाँ आयोजन किया गया वो भी देखेंगे। और इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के द्वारा भी 3 नेवी शिप के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया है या भाग लिया उन्होंने भी। इसके अलावा फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करी गई, इनमें भारत की कौन कौन सी महिलाएं हैं वो भी हम देखेंगे। और अंततोगत्वा पीएम स्वनिधि योजना के विस्तार संबंधित प्रश्न के बारे में देखेंगे। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गिनती के 6 प्रश्नों की ही बात करेंगे। खैर, देख लेते हैं फटाफट एक एक करके क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो बंगाल की खाड़ी में अभी हाल ही में चक्रवात मैंडोज जो है वो सक्रिय रहा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका जो केंद्र बिंदु है वो है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसका केंद्र बिंदु है। और साथ ही साथ जो ये प्रभावित करने वाला क्षेत्र है, ये लगभग भारत के तटीय क्षेत्रों में पंडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्य इससे प्रभावित होने वाले हैं। कौन से चक्रवात से? चक्रवात मैंडोज से। ध्यान रखना, इसका जो नामकरण किया गया है वो नामकरण किया गया है यूएई के द्वारा। यूएई द्वारा इसका नामकरण किया गया है। तो नीचे हम लोग समझेंगे कि चक्रवात क्या है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता। बहरहाल आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और कहाँ इसका केंद्र बिंदु था। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फटाफट देख लेते हैं चक्रवात के बारे में। तो चक्रवात क्या है? चक्रवात समुद्री तूफान को चक्रवात कहा जाता है। इस दौरान बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हवाएं चलती रहती हैं। इस तूफान की जो तीव्रता होती है वो बहुत अधिक होती है, जिससे कि तटीय क्षेत्रों में जान और माल की हानि बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। यूएई ने इस चक्रवात का नाम रखा हुआ, ये बात हमने पहले भी कर रखी है कि मैंडूज जो चक्रवात है इसका नामकरण यूएई के द्वारा किया गया है। अगर मैं बात करूं नामकरण के ऊपर, तो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर अर्थात RSMC और साथ ही साथ ट्रॉपिक साइक्लोन वार्निंग सेंटर TCWC, हिंदी में कहें तो आपके क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। नामकरण करने वाले इन पैनलों में कुल 13 देश पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से वो देश हैं, इनकी सूची एक बार देख लेते हैं। तो बहरहाल इनमें का भारत भी आपका शामिल है। भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, कतर, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमीरात, यमन और साथ साथ ओमान, सऊदी अरब, म्यांमार और ईरान। ये प्रत्येक देश 13-13 नामों की सूची तैयार करते हैं और इन्हीं 13 अलग अलग सूचियों पर, यानी कि 13 देश 13 नाम की सूचियां देते हैं। प्रत्येक देश 13 नामों की सूची देता है। इसी के आधार पर चक्रवातों के नामकरण किए जाते हैं। ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंडिचेरी। इसके पहले अगर मैं बात करूं अरेबियन सी के बारे में, तो अरेबियन सी के ऊपर हमने अभी इससे पहले निसर्ग और तौकते जैसे चक्रवातों के बारे में पढ़ा था। निसर्ग और तौकते जो चक्रवात थे ये आपके सक्रिय रहे थे कहाँ पर? अरेबियन सी में। इसके अलावा अगर बात करूं बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, तो अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था कौन सा? निसार, निसार चक्रवात देखा था। अम्फान देखा था। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक और चक्रवात देखा था, वो देखा था फैनी। तो ये ऐसे चक्रवात थे जिनके बारे में हमने देखा। और एक चक्रवात गुलाब आया हुआ था, वो भी अरेबियन सी में, लेकिन वो बहरहाल आपके मकरान तट के ऊपर सक्रिय था चक्रवात गुलाब। तो इस कई बार मिलान करने के लिए आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना अरेबियन सी में कौन कौन से आए और BOB में कौन कौन से आए। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएँ। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। देखिए, भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है और भ्रष्टाचार को निवारण के लिए इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2003 में इसके लिए पहल की गई और 2003 के बाद इसे पहली बार 2005 में मनाया गया। तो एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसे पहली बार मनाने का काम कब किया गया? तो फर्स्ट टाइम इसे मनाया गया 2005 में। एक सर्वे हाल ही में एक आयोजित किया गया, दुनिया भर के लगभग 20,000 लोगों को शामिल किया गया। इसमें एक बात पाई गई कि 74% ऐसे लोगों का ये मत है कि उनके देश में सरकारी भ्रष्टाचार, जो सरकारी ऑफिसों में भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अगर भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया जाए तो उनके देश में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। तो सरकारी भ्रष्टाचार दोषी है किसी भी देश में भ्रष्टाचार के लिए, ऐसा मैं नहीं कहता, 74% देश कहते, 74% लोगों का ऐसा मत है कि सरकारी भ्रष्टाचार अगर समाप्त कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार की अमूमन समस्याएं समाप्त भी हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए भारत सरकार ने लोकपाल की व्यवस्था की थी। तो ध्यान रखना कि लोकपाल के लिए सबसे पहला ऐसा कौन सा देश था जिसने लोकपाल के ऊपर काम किया? तो वो देश था स्वीडन, जो कि ओम्बुड्समैन एक्ट के रूप में जाना जाता है और स्वीडन से ही हमने लोकपाल को अपनाया था। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि भारत का पहला लोकपाल किसे बनाया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है भ्रष्टाचार निवारण के लिए।
प्रथम लोकपाल कौन बनाया गया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया जाएगा। तो फिजी कहाँ है, कैसे है, वो तो बात की बात, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के बारे में। तो ये जो हिंदी सम्मेलन है इसके बारे में ध्यान रखना, ये 12वां हिंदी सम्मेलन होगा। इसका आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच में फिजी में किया जाएगा। कुछ और तथ्यात्मक बातें हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, एक प्रश्न आपसे ये बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि ये विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा और फिजी सरकार के सहयोग से। ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये स्किप करने वाली बात नहीं है। प्रशांत क्षेत्र का ये पहला ऐसा देश होगा, पैसिफिक क्षेत्र में एक ऐसा देश होगा पहला, जहां पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये पहली बार किसी पैसिफिक नेशन के अंदर या बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं फिजी के रूप में हिंदी की सहभागिता के बारे में, तो हिंदी में ध्यान रखना हिंदी फिजी के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। इसके अलावा फिजियन हिंदी जो है वो फिजी के संविधान में एक आधिकारिक रूप में भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। अगर मैं हिंदी सम्मेलन के बारे में बात करूं, तो अब तक हिंदी के 11वां सम्मेलन जो आयोजित किया गया था अंतिम बार, यह आयोजन अगस्त 2018 में पोर्ट लुइस राजधानी है मॉरिशस की। तो ध्यान रखना मॉरिशस में इसका आयोजन किया गया था 11वां। ये द्विवार्षिक तरीके से आयोजित किया जाता है। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो 1975 में नागपुर के भीतर किया गया था, नागपुर महाराष्ट्र वाला। तो ये तो बातें हो गई हिंदी दिवस से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में, माफी चाहूँगा सम्मेलन के बारे में। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में बात करूँ तो आपका स्पष्ट उत्तर होना चाहिए कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 14 सितंबर को 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस में अंतर है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, रिसेंटली मनाया गया था पिछले महीनों में, और 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर मैं बात करूँ फिजी की, तो ध्यान रखना ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है मैप में, ये हिस्सा है फिजी का। और इसके अलावा इसके चारों ओर अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ पैसिफिक सी, या पूरी बात करें तो पैसिफिक सी के घिरा हुआ, ये आपका पैसिफिक क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये आपका जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये बात कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर ये फिजी आपका स्थित है। तो फिजी में ही अब की बार इस चीज़ों का आयोजन या विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाएगा। चलिए बात करते हैं INS कोच्चि, कवरत्ती और सुमेधा, ये बांग्लादेश में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी कि IFR में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन कहाँ किया गया, उत्तर आएगा आपका बांग्लादेश के भीतर। इसके अलावा कल हमने एक प्रश्न को देखा था कि $250 मिलियन $250 मिलियन की राशि अभी हाल ही में किसे दी गई है, बांग्लादेश को दी गई है अपने पर्यावरण अनुकूल स्वभाव करने के लिए या पर्यावरण सुधार के लिए। किसने दी है, तो ये राशि दी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में $250 मिलियन दिए हैं पर्यावरण सुधार के लिए। पर्यावरण सुधार क्या, मैंने आपको कल बताया ही था कि मिशन चलाता है बांग्लादेश, उस मिशन का नाम है बेस्ट। तो बेस्ट मिशन में एक फंड दिया गया है। बेस्ट एक्चुअली पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चलाया गया बांग्लादेश का एक उपक्रम था, और इसी के लिए बांग्लादेश सरकार को $250 मिलियन किसने दिए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिए गए हैं। बाकी बांग्लादेश के बारे में बहुत सारे तथ्य हम पढ़ते रहते हैं। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले ही SDG अवार्ड दिया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अवार्ड सम्मानित किया गया था। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, वो पुरस्कार भी इन्हीं की पुत्री शेख हसीना जी ने ही प्राप्त किया हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न ध्यान रहेंगे। और एक कल के ही बारे में डिस्कस किए थे, मैं बार बार डिस्कस करता रहता हूँ इन सब बातों को, कि ढाका दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड शहर है। कैसे, ध्वनि प्रदूषण में, यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन में, ध्वनि प्रदूषण के स्तर में ढाका या जो कि राजधानी यहाँ की है सबसे ज़्यादा प्रदूषित यहाँ की एक शहर है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। बहरहाल अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो ध्यान रखना फोर्ब्स द्वारा जारी अभी हाल ही में टॉप 100 महिलाओं की सूची, ये ऐसी महिलाएं हैं जो कि सशक्त महिलाएं हैं। इनकी सूची में निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार, माधुरी पुरी बुच के अलावा साथ ही साथ और महिलाएं हैं, जैसे सोमा मंडल हैं, किरण मजूमदार हैं, फाल्गुनी नायर को भी शामिल किया है। कहीं हो सकता है आपसे रैंक पूछ ले कि इनकी रैंक क्या रही। निर्मला सीतारमण की रैंक रही टॉप 100 में, वो रैंक रही है 36वीं। तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही पड़ जाएगी कि निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान दिया गया फोर्ब्स की 100 सशक्त महिलाओं की सूची में। इसके अलावा HCL की को फाउंडर रोशनी नडार, इन्हें 53वां स्थान दिया गया है। तो 53rd रैंक पर कौन रही हैं आपकी
रोशनी नडार। सेबी की अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष है माधुरी बुच, इन्हें 54 स्थान मिला हुआ है, 54वां स्थान मिला हुआ है। इसके अलावा मैंने और नाम लिया, सोमा मंडल जो कि सेल की अध्यक्ष हैं, सोमा मंडल को जो स्थान दिया गया है, सोमा मंडल को स्थान मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 67वां। तो 67 स्थान मिला हुआ है किसे, सोमा मंडल को। इसके अलावा किरण मजूमदार जो बायोकॉन की संस्थापक हैं, वीडियोकॉन की, माफ़ी चाहूँगा, किरण मजूमदार। तो किरण मजूमदार को जो मिला हुआ है रैंक, वो मिला हुआ है 72 रैंक। और इसके अलावा ध्यान रखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं मानूंगा, फाल्गुनी नायर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। फाल्गुनी नायर को एक पुरस्कार मिला हुआ था, सेल्फ मेड इंडियाज रिचेस्ट वुमेन। तो फाल्गुनी नायर का जो रैंक है, वो फाल्गुनी नायर को जो रैंक मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 89। नायका एक महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड है, ये उन्हीं का ही ब्रांड है, फाल्गुनी नायर का। तो फाल्गुनी नायर को 89 रैंक, निर्मला सीतारमण को 36वीं रैंक, रोशनी नडार को 53rd रैंक, माधुरी बुच को 54 रैंक, सोमा मंडल को 67 और किरण मजूमदार को 72, जो कि आपकी वीडियोकॉन की कहीं ना कहीं सह संस्थापिका हैं। बहरहाल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फोर्ब्स एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है जो कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग रेटिंग या अलग अलग सूची जारी ही करती रहती समय समय पर। खैर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का भी हाल ही में विस्तार कर दिया गया है। विस्तार जो हुआ है वो दिसंबर 2024 तक के लिए हुआ है। उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, पीएम स्वनिधि योजना का अपना एक फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो इसे ही बनाया गया स्वनिधि, पीएम स्वनिधि। इस योजना की जो शुरुआत करी गई थी वो 1 जून 2020 को शुरू करी गई थी। योजना में क्या है कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं, या ऐसे कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति जो रेहड़ी लगाते हैं, तो रेहड़ी मजदूरों के लिए 10,000 रुपये का एक प्रावधान लाया गया था, जो कि बिना ब्याज के 10,000 रुपये के आपको दिए जा रहे थे। आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं लिया जा सकता, जिससे आप अपना जो कोविड के ड्यूरेशन में जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, आप अपनी व्यवस्थाओं को स्टेबल कर पाएँ। तो 10,000 रुपये दिए गए थे किसे, रेहड़ी मजदूरों को। कौन सी योजना के तहत, पीएम स्वनिधि योजना के तहत। विस्तार कब तक किया गया है, दिसंबर 2024 तक। तो आशा करूंगा इस प्रश्न के बारे में आपको अगर पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से बता पाएंगे कि हाँ ऐसा है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष राज्य आपका कौन सा रहा है, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये मनाया जा रहा है आपकी बार वाराणसी के भीतर। ध्यान रखना, ये 2 दिवसीय एक सम्मेलन, जिसका आयोजन 10 से 11 दिसंबर के बीच में 2022 में इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में किया जा रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात होगी। इसके अलावा बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल, ये एक प्रकार की थीम रही है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या बातें हैं क्या क्या नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जा रहा है, या इसे मनाया जा रहा है। और इसका जो उद्घाटन किया हुआ है वो राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन के द्वारा किया गया है। तो आनंदीबेन पटेल के द्वारा इसका जो आयोजन किया गया या उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखना कि आनंदीबेन पटेल जो कि हमारी राज्य की माफी चाहूँगा राज्यपाल महोदया हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। इन्हीं के द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया, वाराणसी में किया गया। कौन आयोजित कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, 2 दिन का अवसर है ये, और इसकी थीम क्या है वो भी आपके सामने लिखी हुई है। खैर, जब कभी बात वाराणसी की होती है तो वाराणसी के बारे में 2-4 बातें मैं आपको बताया तो देता हूँ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं वो करंट से जुड़ी हुई बातें भी हैं। तो एक तो ध्यान रखना कि भारत भर का जो मेयर सम्मेलन आयोजित किया गया था, मेयर सम्मेलन का आयोजन भी यहीं पर किया गया था। कहाँ, वाराणसी में। इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन अभी किया गया था। ये कहाँ किया गया था, यहीं पर किया गया था। जापान की सहायता से इसका निर्माण किया गया है। हॉट एयर बलून फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था, हॉट एयर बलून फेस्टिवल। तो हॉट एयर बलून फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया था वो भी यहीं पर ही किया गया था। हॉट एयर बलून फेस्टिवल का आयोजन यहीं किया गया था। भारत माता मंदिर हो या देव दीपावली मनाने का त्यौहार हो, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देव दीपावली भी यहीं पर ही मनाई गई थी और यहीं पर ही आपकी भारत माता का प्रसिद्ध मंदिर है जो बारे में बात की जाती है। और राष्ट्रीय साग भाजी अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। और ईरी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय वैसे तो मनीला में है, लेकिन इसकी एक शाखा वाराणसी में खोली गई है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वाराणसी को एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी 2022 और 2023 के लिए
किसे बनाया गया है? तो सांस्कृतिक राजधानी संघाई सहयोग संगठन की कौन होगी? वाराणसी होगी 2022-23 के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यही मानूंगा। बहरहाल आगे बढ़ चलते हैं। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में प्रकृति के बचाव के लिए या प्रकृति के संरक्षण के लिए COP15 का आयोजन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक के लिए? तो 5 से 17 दिसंबर 2022 के बीच में मॉन्ट्रियल कनाडा में किया जा रहा है। एक छोटा सा प्रश्न आप सबके लिए छोड़े जा रहा हूँ, वो नीचे बताइएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे वो किस विषय पर किए गए थे? पहली बात तो ये बताएं कब किए गए थे, उसका विषय क्या था? ये दोनों बातें आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा। खैर आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, या देखिए ध्यान रखना इस बात को, जहाँ पर ये शब्द जुड़ जाता है वहाँ से वो क्वेश्चन वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। तो जो ये पिक्चर आप देख पा रहे हो ये है मेघना अहलावत जी, और ये हरियाणा के दुष्यंत एक नेताजी हैं, दुष्यंत चौटाला की धर्मपत्नी जी हैं। तो दुष्यंत चौटाला जी की धर्मपत्नी जी हैं। और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इतना ज़्यादा इसलिए बन गया क्योंकि पहली बार कोई महिला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना कि इस संघ की स्थापना 1926 में की गई थी। मुख्यालय इसका आज भी दिल्ली में ही है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेघना अहलावत एक विशिष्ट पद पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा एक बात करूं तो महाराष्ट्र द्वारा एक घोषणा करी गई है। महाराष्ट्र ने एक बात कही है कि मैं पृथक एक अलग से ही दिव्यांग विभाग की स्थापना करूंगा। एक अच्छी पहल में मानूंगा कि एक अच्छी पहल है, अच्छा इनिशिएटिव है राज्य सरकार का। इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित जो बस सेवा थी उसका संचालन किया गया था, यही महाराष्ट्र के ही पुणे में ही। इसके अलावा पुणे में ही एक मेडी सिटी की स्थापना करी जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेडी सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी। उत्तर आएगा आपका पुणे में। और अगर मैं कहूँ एजुटेक की सिटी स्थापना कहाँ करी जाएगी, एजुटेक सिटी की स्थापना करी जाएगी, वो करी जाएगी यूपी में। अभी कहाँ करी जाएगी वो प्रस्तावित है, लेकिन बहरहाल आपको ये ध्यान रखना है कि एजुटेक सिटी यूपी में बनाई जानी है। महाराष्ट्र वही राज्य है जिसने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का संचालन किया है। ये भी ध्यान रखना कि डबल डेकर बस सेवा के लिए इलेक्ट्रिक पहली बस सेवा कहाँ चालू करी गई? मुंबई में चालू करी गई। तो ये सारे प्रश्न महाराष्ट्र से घूम फिर के हैं। और महाराष्ट्र की भी नई ही शिवसेना की नई शाखा बन गई, और नई शाखा में एकनाथ संभाजी शिंदे वो इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री साहब हैं। बहरहाल ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आशा है आपको वीडियो सेशन आज का पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।